पोस्ता के पेड़ अपने वाइब्रेंट कलर वाले खूबसूरत फूलों की वजह से दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हैं। पोस्ता के पेड़ को पॉपी कहते हैं और मेरे पास इस समय पॉपी के 3 पेड़ हैं। ये पहला वाला रेड पॉपी, ये दूसरा वाला कैलिफोर्निया पॉपी और ये तीसरा वाला जो आप ये 2 कलर में देख रहे हैं ये है आइस पॉपी। पॉपी के फूलों की 3 स्टेज होती है। पहला ये बड स्टेज जिसमें इसके ये फूल बनते हैं, दूसरा ये फ्लावरिंग स्टेज जब इसके ये फूल खिलते हैं और तीसरा ये सीड पॉट स्टेज यानी कि जब फ्लावर इसके ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरीके से सीड पॉट में इसके सीड बनते हैं और इसी सीड को पोस्ता का दाना कहते हैं। हालांकि इन पॉपी के सीड्स को खाया नहीं जाता और हम जो वाइट कलर का ये पोस्ता का दाना खाते हैं वो ओपियम पॉपी के सीड होते हैं यानी कि अफीम के पेड़ के वो बीज होते हैं। ओपियम पॉपी यानी कि अफीम का पेड़ इन्हीं की तरह पपवेरसियाई फैमिली का प्लांट है, लेकिन अफीम के बीजों का जो सीड पॉड होता है उसमें चीरा लगाने से एक लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड में मॉर्फिन होता है जिससे दवा या फिर हीरोइन ड्रग बनती है। वैसे ओपियम पॉपी यानी कि अफीम के पेड़ों को उगाना बिना गवर्नमेंट लाइसेंस के इंडिया समेत बहुत सारे देशों में इलीगल है, लेकिन आप पॉपी की दूसरी प्रजातियों को अपने घर में बिना किसी टेंशन के उगा सकते हैं क्योंकि दूसरे पॉपीज़ में ओपियम पॉपी से जुड़ा कोई भी एल्कोलाइट्स मौजूद नहीं होता है। हालांकि पोस्ता का दाना जिसे खसखस भी कहते हैं अफीम के पेड़ का ही बीज होता है, इसलिए उसमें भी थोड़ी मात्रा में मॉर्फिन पाई जाती है, लेकिन उसे मार्केट में बेचने से पहले कई बार प्रोसेस किया जाता है जिसकी वजह से उसमें अफीम का कोई ट्रेस नहीं रह जाता है और उससे किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं होता। हाँ, अगर आप पोस्ते के दाने का रेगुलर सेवन करते हैं तो उससे नींद आपको भरपूर आएगी। तो अब बात करते हैं इन पॉपीज़ की जिन्हें आप आसानी से अपने गमलों में उगा सकते हैं। वैसे जो पॉपी के प्लांट होते हैं ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और ये ठंडे प्रदेश के फूल होते हैं। अगर आप इसे इंडिया में उगाते हैं तो इस प्लांट को आप विंटर में उगा सकते हैं और यह एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि यह सिर्फ एक ही सीजन ये प्लांट रहता है। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं रेड पॉपी की जो सबसे अधिक कॉमन है और इस पॉपी को कॉर्न पॉपी, फील्ड पॉपी या फिर फ्लेंडर पॉपी भी बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो पेपरवीर रोयास है। ये सबसे अधिक फ्लावरिंग वाला पॉपी का फूल है और ये सबसे अधिक कॉमन है। हमारे इंडिया में ये पॉपी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और यह एक सीजन में इसका एक पेड़ लगभग 400 फूल प्रोड्यूस कर सकता है। वैसे इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे बोलते हैं रोहियाडीन और यह माइल्ड सिडेक्टिव एक तरीके का कंपोनेंट है जिसे मॉर्फिन की लत छुड़ाने की दवा में यूज़ किया जाता है। वैसे इसकी पत्तियों की सिरप बनाई जाती है जिससे बच्चों को पिलाई जाती है जिससे उनको बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा आप पॉपी के प्लांट का कोई भी पार्ट बिना डॉक्टर के कंसल्ट के यूज़ न करें क्योंकि इससे हो सकता है आपको फ़ायदे की जगह बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो जो ये रेड पॉपी है ये पूरे अफ्रीका, यूरोप, रूस और एशिया में पाया जाता है और वहीं ये बेल्जियम और पोलैंड का राष्ट्रीय फूल भी है। वहीं जो मेरे पास ये दूसरा पॉपी का प्लांट है ये है कैलिफोर्निया पॉपी का और जो इसकी पत्तियां हैं ये बाकी जो पॉपी के फ्लावर हैं उनकी पत्तियों से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। इसकी पत्तियां ये छोटी छोटी टाइप की पत्तियां हैं और ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जो इसके फूल हैं वो सेम जैसे बाकी पॉपी के फ्लावर हैं उसी तरीके से हैं और इसमें भी 4 पंखुड़ियाँ हैं। वहीं जो इसके फूल हैं वो येलो, रेड, ऑरेंज ज़्यादातर इन्हीं कलर में पाए जाते हैं और इस पॉपी को गोल्डन पॉपी या फिर कप ऑफ गोल्ड या फिर कैलिफोर्निया सनलाइट भी कहते हैं। वहीं ये जो पॉपी का प्लांट है वो यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। वहीं कैलिफोर्निया पॉपी से कैलिफोर्नाइट मिलता है और यह इसके लीफ, फ्लावर, स्टेम सभी पार्ट्स में होता है और इसका चाय बनाया जाता है जो कि एंजाइटी को कम करता है और इससे नींद बहुत ही अच्छी आती है। हालांकि फिर मैं आपको कहूँगा कि आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के इसकी पत्तियों का चाय ना बनाएं। मैं इस प्लांट के किसी भी पार्ट के इस्तेमाल का सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वहीं जो मेरे पास ये तीसरा पॉपी का प्लांट है ये आइसलैंड पॉपी का है जिसे पेपवीर न्यूडिकॉल कहते हैं और जो इसके फूल होते हैं वो येलो, ऑरेंज, सैल्मन, रोज़ पिंक, क्रीम एंड वाइट कलर के होते हैं और साथ ही इसके फूल बाई कलर में भी आते हैं। तो ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं इसमें से एक ये बाई कलर वाली वैरायटी है जिसमें से ये वाइट और रेड कलर दिख रहे हैं।
तो इसके प्लांट ये बाकी दोनों पॉपी के कंपेरिजन में थोड़े बड़े होते हैं और इसके फूलों की जो लाइफ है वो बाकी पॉपीज के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। वहीं इस पॉपी का हर एक पार्ट पॉइजनस होता है और इसकी सबसे अधिक वैरायटीज़ पाई जाती हैं और दुनिया भर में जो आइसलैंड पॉपी की लगभग 80 से ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं। पॉपी के प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं और ये बहुत ही हार्डी माने जाते हैं और ये जो कोल्ड एरिया है वहाँ पर ये गर्मियों में उगाया जाता है, यानी कि दुनिया भर में इस फ्लावर को गर्मियों में मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे हॉट समर क्लाइमेट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में गर्मियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी जगहों पे इसे विंटर में उगाया जाता है। हालांकि चाहे ठंडी जगह हो चाहे गर्म जगह, ये दोनों ही जगह पे ये एनुअल फ्लावर है और ये एक सीजन से ज़्यादा नहीं चलता है। तो अब इस प्लांट की बेसिक केयर की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो बाकी फ्लावरिंग प्लांट की तरह इसे भी फुल सनलाइट पसंद है और इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसमें कम से कम 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़े। तो अब बात करते हैं इसकी सॉइल की, और ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्लांट को रिच, लाइट और वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, यानी कि ऐसी मिट्टी जो हल्की हो और उसमें पानी बिल्कुल भी न ठहरे। वैसे मैंने जो इसकी पॉटिंग मिक्स बनाई थी उसमें 50% मिट्टी, 20% रेत, 20% गोबर खाद और 10% इसे थोड़ा लाइट वेट बनाने के लिए राइस हस्क मिलाया था। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। वैसे ये हर टाइप के जो पॉटिंग मिक्स है उसमें ये आसानी से चल जाता है, बस एक ही कंडीशन है कि इसकी जो गमले हैं उसमें पानी खड़ा ना हो। अब बात करते हैं इस प्लांट में वाटरिंग की। तो अगर एक बार ये प्लांट इस्टेब्लिश हो गया तब आप इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह प्लांट ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं इस प्लांट को आप डायरेक्ट जिस गमले में लगाना चाहते हैं उसी में शुरू से ही ट्रांसप्लांट कर दें। मैंने ये देखिए, ये कुछ प्लांट हैं, इसे मैंने पॉली बैग में लगाया था और बाद में मैंने इसे गमले में ट्रांसप्लांट किया। तो ये पॉली बैग में ही अच्छा खिल रहा था, लेकिन जैसे मैंने बड़े गमले में लगाया तो इसके जो फूल हैं वो तो मुरझा गए थे उस समय और इसकी पत्तियां भी इस तरीके से सूखने लगी थी। तो शुरू से ही अगर आप इसे थोड़े बड़े गमले में, जैसे कि 8 इंच के गमले में लगाएंगे तो ये उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। अब बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जो पॉटिंग मिक्स में खाद मिलाए थे ये उसी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। हालांकि जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो मैंने इसमें सरसों की खली का खाद डाला था और उससे इसमें और भी बहुत सारे बड्स बनाए। हालांकि बाकी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तरह इसमें भी कंटिन्यू फ्लावरिंग के लिए आप इसके फ्लावरों की डेड हेडिंग करते रहिए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसके फ्लावर की लाइफ ख़त्म हो गई और इसमें ये सीड पॉट बनने लगे। तब आप इस प्लांट की जो ये स्टेम है ये कुछ इस तरीके से इसके फ्लावर की स्टेम को तोड़ दीजिए, ताकि इसमें और भी नए नए बड्स बन सकें और उसमें फ्लावरिंग हो सके। तो अब बात करते हैं इन प्लांट की प्रोपोगेशन की। तो मैंने इन तीनों प्लांट्स को सीड के थ्रू लगाया था और मैंने इनके सीड अक्टूबर के जो मंथ है उसमें लगाया था, ये दिवाली के आसपास में, और इसमें जनवरी के शुरुआत में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसके जो ये फ्लावर पॉट हैं ये बनने में काफ़ी समय लगता है और इसके ये फ्लावर पॉट लगभग 7 से 15 दिन तक इस तरीके से ये नीचे झुके रहते हैं। लेकिन जिस दिन इसकी फ्लावरिंग होने वाली होती है आप उसे एक दिन पहले ही जान सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ये कुछ इस तरीके से ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है। वैसे इसके एक स्टेम में एक ही फ्लावर आते हैं और इसका जो फूल है वो दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में खिलता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।